सभी को गुड इवनिंग। आज की जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे एक टॉपिक के बारे में जो छोटा टॉपिक है, लेकिन राजस्थान की प्रत्येक जो एग्जाम लगती है, प्रतियोगी परीक्षा जो लगती है, आरएस की हो, एओ की हो, डबल एओ की हो, कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान की सभी एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले जो सीईटी की एग्जाम लगी थी, हर पेपर में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आया था। तो आज का अपना जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण। अब राजस्थान का जो एकीकरण है ये कब होता है, कब से कब तक होता है, कितने चरणों में होता है, इसके अलावा इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इन सभी के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो यहां पर आज का जो टॉपिक है यह है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान में जो बिखरी हुई रियासतें पड़ी थी, उन बिखरी हुई रियासतों को एक जगह करके एक संघ बनाने का प्रयास किया गया था। राजस्थान राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इसको राजस्थान का जो एकीकरण है, एकीकरण का मतलब एक एक जो बिखरी हुई रियासतें पड़ी थी, इन सभी रियासतों को एक जगह करना, इसी को बोलते हैं राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। तो यहां पर अपना जो देश है ये आजाद होने से पहले एक अधिनियम आया था। उस अधिनियम का नाम था भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम के अनुसार अपने भारत की जो जितनी भी रियासतें थी, उन रियासतों को एक जगह किया गया था। तो सबसे पहले तो देखो यहां पर अपने भारत के अंदर देश आजाद होने से पहले कितनी रियासतें थी, यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान के अंदर उनमें से कितनी रियासतें थी। भारत में देश आजाद होने से पहले देश आजाद होने से पहले भारत में 565 रियासतें थी। 565 रियासतें थी। इसके अलावा देखो 4 केंद्र शासित प्रदेश थे पूरे भारत में। 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब 565 रियासतें हैं। देश आजाद हो गया था। देश को आजाद करने की घोषणा कर दी थी अंग्रेजों ने कि अब आपका देश आजाद है, आप अपने देश को चलाने का सिस्टम तैयार करो। तो सिस्टम तैयार करने के लिए अब 565 रियासतें थी। 565 के 565 मालिक थे, राजा थे। अलग अलग रियासतों को अलग अलग राजा चलाते थे, अपने अपने कानून वगैरह नियम वगैरह चलाते थे वो। अब अंग्रेज बोलते हैं कि अब आप लोग अपने कानून बनाओ और जो अब आपका जो संघ है इसको एक जगह करने का प्रयास करो, भारत एक संघ बनाओ। तो भारत को एक संघ बनाने के लिए इन 565 रियासतों को एक जगह किया गया। 4 ठिकाने थे, 565 रियासतें थी। अब इन 565 रियासतों में कुछ रियासतें ऐसी थी जो भारत के अंदर रहना भी नहीं चाहती थी। जम्मू कश्मीर है, जूनागढ़ है, इसके अलावा हैदराबाद है। इनको किसी ना किसी तरीके से इनको भी विलय किया गया भारत के अंदर। किसी में ऑपरेशन पोलो चलाया गया, किसी रियासतों को सैनिक सहायता से विलय किया गया। तो इस प्रकार से ये जो रियासतें हैं, 565 रियासतों को एक जगह किया गया, एक संघ बनाया गया। ये जो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश देखो कौन कौन से थे। सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान में ही था। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश था उस समय दिल्ली। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश था कुर्ग कर्नाटक। इसके अलावा चौथा केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था बलूचिस्तान, जो पाक में। इस प्रकार से 4 केंद्र शासित प्रदेश थे और 565 रियासतें थी भारत के अंदर। इन सभी को एक जगह किया गया। इनको एक जगह करने के लिए एक विभाग बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया, उसका नाम है रियासती सचिवालय। रियासती सचिवालय। इन 565 रियासतों को एक जगह करने के लिए रियासती सचिवालय का गठन किया गया। और ये जो रियासती सचिवालय है इसका गठन किया जाता है 5 जुलाई 1947 ईस्वी को।
देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले 5 जुलाई 1947 को देश की जितनी भी रियासतें हैं उन सभी रियासतों को एक जगह करने के लिए एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है रियासती सचिवालय। और ये जो रियासती सचिवालय है, ये रियासती सचिवालय 5 जुलाई 1947 को बनता है। इसके बाद में यहां पर ये जो रियासती सचिवालय है इसकी जिम्मेदारी दी गई एक व्यक्ति को कि आप इन 565 रियासतों को एक जगह करोगे। उस व्यक्ति का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस रियासती सचिवालय का अध्यक्ष बनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको इसका अध्यक्ष बनाते हैं इस रियासती सचिवालय का। इसके अलावा देखो इसका सचिव बनाते हैं, इसका सचिव बनाते हैं वीपी मेनन को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 565 रियासतों को एक जगह करने की जिम्मेदारी दी गई कि सरदार जी आप इन रियासतों को एक जगह करो, कैसे भी करो, किसी भी राजा के पास में जाओ, उनके हाथाजोड़ी जोड़ी करो, उनके उनको पैसे टक के दो, कुछ भी करो, लेकिन इन 565 रियासतों को एक जगह करके एक संघ बनाओ, भारत एक संघ का निर्माण करो। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, भारत की अलग अलग रियासतों के राजाओं के पास में जाते हैं, हाथाजोड़ी करते हैं उनको भारत में मिलाने के लिए। सारे फॉर्मूले अपनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, हर रियासत के राजा को मनाने का प्रयास करते हैं, लोहे की तरह डटकर उनसे मुकाबला करता है और उन सभी रियासतों को एक जगह शामिल करता है एक संघ के अंदर। इसी वजह से इस सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इसने पूरी 565 रियासतों को एक जगह करने का काम किया था। इस वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। यह भी एग्जाम में पूछते हैं कि भारत का लौह पुरुष आयरन मैन कौन है, तो भारत का लौह पुरुष आयरन मैन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसने डट के मुकाबला किया और सभी राजाओं को एक संघ में शामिल करने का प्रयास किया, और इसने सभी राजाओं को एक संघ में शामिल किया, इसी वजह से इसको भारत का लौह पुरुष कहते हैं। सचिव था इसका वीपी मेनन, रियासती सचिवालय का। दोनों जने मिलकर क्या करते हैं, भारत को एक संघ बनाते हैं, भारत एक संघ का निर्माण करते हैं, सभी रियासतों को एक जगह शामिल करते हैं। अब ये तो है भारत के अनुसार। राजस्थान का जो एकीकरण है, राजस्थान में देश आजाद होने से पहले कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, ये भी एग्जाम के अंदर पूछते रहते हैं। तो राजस्थान के अंदर जब देश आजाद हुआ था उससे पहले 19 रियासतें थी। अभी सीटी के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान में कितनी रियासतें थी। राजस्थान में देश आजाद होने से पहले 19 रियासत, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान में देश आजाद होने से पहले 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासतें कौन कौन सी है, अलग अलग चरण में इनका विलय करेंगे, पूरी रियासतों के नाम आ जाएंगे। 3 ठिकाने देखो कौन कौन से थे। 3 ठिकाने राजस्थान के अंदर, सबसे पहला ठिकाना था जिसका नाम था निमराना। दूसरा ठिकाना था जिसका नाम था कुशलगढ़। तीसरा ठिकाना था जिसका नाम था लावा। अब यहां पर ये जो निमराना है ये अलवर में है, कुशलगढ़ है बांसवाड़ा के अंदर, इसके अलावा जो लावा है यह है टोंक के अंदर। अब देखो इन ठिकानों में सबसे बड़ा ठिकाना और सबसे छोटा ठिकाना कौन कौन सा है। ये सबसे छोटा ठिकाना था, सबसे छोटा ठिकाना।
इसके बाद में देखो इन ठिकानों में सबसे बड़ा ठिकाना था कुशलगढ़ ठिकाना, सबसे बड़ा ठिकाना ये था कुशलगढ़ ठिकाना, सबसे बड़ा ठिकाना था। ठीक है, इसके अलावा देखो इन ठिकानों के जो शासक है उनके बारे में भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस ठिकाने का शासक कौन था। तो यहां पर इस निमराना ठिकाना का जो शासक था जिसके अधीन ये था उसका नाम था राजेंद्र सिंह। इसका जो शासक है वो था राजेंद्र सिंह। इसके अलावा देखो यहां पर जो कुशलगढ़ ठिकाना है इसका शासक था जिसका नाम था हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह। इसके अलावा देखो यहां पर टोंक ठिकाना है, जो लावा ठिकाना है टोंक के अंदर, इसका जो शासक था उसका नाम था प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह। इस प्रकार से इन ठिकानों के अलग अलग शासक थे जिनके अधीन ये ठिकाने थे। इसके बाद में देखो एक केंद्र शासित प्रदेश था, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है राजस्थान के अंदर अजमेर मेरवाड़ा, जिसकी अलग से विधानसभा चलती थी, जिसके 30 सदस्य थे और उसका अलग से मुख्यमंत्री था। विधानसभा का नाम था दारा सभा। केंद्र शासित प्रदेश, इसका जो केंद्र शासित प्रदेश है राजस्थान का उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा ये राजस्थान के अंदर केंद्र शासित प्रदेश था। इसकी अलग से विधानसभा थी और इसके अंदर 30 सदस्य थे केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, और अलग से विधानसभा थी जिसका नाम था दारा सभा, और उसका जो मुख्यमंत्री था उसका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर मेरवाड़ा है, इस अजमेर मेरवाड़ा का जो अलग से मुख्यमंत्री था उसका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। अलग विधानसभा थी। और जो अलग से विधानसभा थी उसका नाम था दारा सभा। और इस दारा सभा का जो मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री का नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। दारा सभा, इसके 30 सदस्य थे और इस दारा सभा का जो सीएम था, चीफ मिनिस्टर था, उसका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय ये इसका चीफ मिनिस्टर था, सीएम था। ठीक है, तो यहां पर ये केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। इसकी अलग विधानसभा थी जिसका नाम था दारा सभा। दारा सभा जिसके 30 सदस्य थे दारा सभा के, और इसका मुख्यमंत्री था हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, तो इस प्रकार से ये राजस्थान के अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ठिकाने थे, कौन कौन से रियासतें थी और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था। इसके बाद में देखो यहां पर ये जो रियासती सचिवालय है, इस रियासती सचिवालय ने राजस्थान के राजाओं के पास में अलग अलग यहां पर उनको क्राइटेरिया दिया। इस रियासती सचिवालय ने राजाओं को कहा, इन्होंने अपनी मांग रखी, फॉर्मेट रखा, 3 प्रस्ताव मुख्य रूप से इन्होंने दिए। इस रियासती सचिवालय ने राजाओं को 3 प्रस्ताव दिए। राजस्थान के राजाओं को 3 प्रस्ताव दिए। अब देखो 3 प्रस्ताव कौन कौन से दिए। सबसे पहले रियासती सचिवालय के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने कहा रियासतों के राजाओं को कि तुम लोग भारत में शामिल हो जाओ, भारत में शामिल। दूसरा प्रस्ताव इन्होंने रखा कि पाक में शामिल हो जाओ, तुम्हारी इच्छा है तो। इसके अलावा इसने तीसरा प्रस्ताव दिया कि आप स्वतंत्र रह सकते हो। और ये जो स्वतंत्र रहने का जो प्रस्ताव था, इसमें रियासतों के राजाओं को कहा
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि आप तभी स्वतंत्र रह सकते हो जब आप एक क्राइटेरिया पूरा करते हो तो। ठीक है, तो यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजाओं को स्वतंत्र रहने का एक प्रस्ताव दिया। तीसरा प्रस्ताव है स्वतंत्र। और स्वतंत्र रहने का जो प्रस्ताव दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उसमें कहा कि यदि एक रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और उस रियासत की जो आय है वो यदि 1 करोड़ से अधिक है तो वो रियासत स्वतंत्र रह सकती है। इस प्रकार का यहां से प्रस्ताव रखा। रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक व रियासत की आय 1 करोड़ से अधिक है वह स्वतंत्र रह सकती है। और ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया राजस्थान की केवल और केवल 4 रियासतें पूरा कर रही थी। कौन कौन सी रियासत ये क्राइटेरिया पूरा कर रही थी? इसमें सबसे पहले जो रियासत है उसका नाम है जयपुर रियासत। 4 रियासतें ऐसी थी ये क्राइटेरिया पूरा करने वाली। जयपुर है, जोधपुर है, इसके अलावा उदयपुर है और इसके अलावा बीकानेर है। ये 4 रियासतें ऐसे थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी और जिनकी जो आय है वो 1 करोड़ से अधिक थी। ये स्वतंत्र रहने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन इसके बाद में उस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह प्रस्ताव भी खारिज करके उन सभी रियासतों को एक जगह शामिल कर लिया था, एक जगह उन सभी रियासतों को विलय कर लिया था। इसके बाद में देखो यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इन रियासतों को एक जगह करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजा क्या कर रहे थे, अपना खुद का संघ बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो राजस्थान में ऐसे कौन कौन से संघ बनाने के प्रयास हुए थे और किस किस राजा ने संघ बनाने के प्रयास किए थे? यहां पर देखो सबसे पहले राजस्थान के अंदर एक संघ बनाने का प्रयास किया गया था जिसका नाम था राजस्थान यूनियन। राजस्थान यूनियन राजस्थान यूनियन राजस्थान यूनियन के नाम से एक संघ बनाने का प्रयास किया था। जो राजा था जिसका नाम था भूपाल सिंह, मेवाड़ के महाराजा भूपाल सिंह क्या करते हैं, राजस्थान यूनियन के नाम से एक संघ बनाने का प्रयास करते हैं। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह मालवा प्लस गुजरात प्लस मेवाड़, इन तीनों रियासतों को जोड़कर, इन तीनों रियासतों को एक जगह करके मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह क्या करते हैं, एक संघ बनाने का प्रयास करते हैं। राजस्थान यूनियन के नाम से एक संघ बनाने का प्रयास करते हैं। रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन संघ बनाने का प्रयास किया। इसके अलावा राजस्थान में और भी संघ बनाने के प्रयास हुए। दूसरा संघ बनाने का प्रयास किया राजपुताना संघ। राजपुताना संघ, अब देखो राजपुताना जो संघ है
ये बनाने का प्रयास किया था जयपुर के राजा मानसिंह सेकंड। इसने राजस्थान राजपुताना संघ बनाने का प्रयास किया था। इसके बाद में देखो एक संघ बनाने का फिर प्रयास हुआ था जिसका नाम था हाड़ौती संघ। हाड़ौती संघ, हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास हुआ, और हाड़ौती संघ बनाने का जो प्रयास है वो कोटा के राजा भीम सिंह ने प्रयास किया था, हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था। कोटा बूंदी झालावाड़ रियासतों को मिलाकर कोटा के राजा भीम सिंह हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद में देखो यहां पर कोटा बूंदी और झालावाड़ इन तीनों जिलों को संयुक्त रूप से हाड़ौती प्रदेश के नाम से जानते हैं। और कोटा के राजा थे भीम सिंह, वो क्या करते हैं यहां पर इन तीनों जिलों को, इन तीनों रियासतों को, तीनों रियासतें हैं अलग अलग, झालावाड़ नवीनतम रियासत है, इसके अलावा इन रियासतों को मिलाकर एक हाड़ौती संघ बनाने का ये प्रयास करते हैं, लेकिन यह भी विफल रहता है। इसके बाद में देखो एक वागड़ संघ बनाने का प्रयास भी करते हैं। वागड़ संघ बनाने का प्रयास जो व्यक्ति करते हैं वो थे लक्ष्मण सिंह। अगला संघ बनाने का जो प्रयास हुआ था उसका नाम था वागड़ संघ। अब कौन कौन सी रियासतें मिलकर वागड़ संघ बनाने का प्रयास करते हैं, यहां पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, रियासतों को मिलाकर डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह, वागड़ संघ बनाने का प्रयास करते हैं। वागड़ संघ बनाने का ये प्रयास करते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में, राजस्थान के निर्माण से पहले अलग अलग रियासतों में अलग अलग राजा अपने खुद के संघ बनाने का, अपना खुद का राज्य बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से संघ बनाने के प्रयास होते हैं। राजस्थान यूनियन, राजपुताना संघ, हाड़ौती संघ, वागड़ संघ, ये संघ बनाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन सारे प्रयास विफल रहे थे। जितने भी इनकी जो मन की इच्छा थी वो कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, सभी रियासतों को एक जगह कर देते हैं और राजस्थान का एकीकरण पूरा कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर जो राजस्थान के अंदर रियासतों का विलय हुआ, उन रियासतों में सरदार वल्लभ भाई पटेल राजस्थान के सभी राजाओं के पास में जाते हैं साइन करवाने के लिए कि राजा जी साइन करो, आप इस संघ में शामिल हो। और सब रियासतों के राजाओं के पास में जाकर उनसे लिखवा कर लेकर आते हैं, उनसे विलय पत्र पर साइन करवा कर लेकर आते हैं कि आप साइन करो यहां पर कि हम भारत एक संघ में विलय होने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले जो विलय पत्र है उस पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत थी बीकानेर रियासत, और सबसे अंत में विलय पत्र पर साइन करने वाली जो रियासत थी उस रियासत का नाम था धौलपुर रियासत। ठीक है, तो कब ये साइन करते हैं ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर और विलय पत्र पर अंत में हस्ताक्षर। विलय पत्र पर अंत में हस्ताक्षर।
अब देखो, विलय पत्र पर सबसे पहले साइन करने वाली जो रियासत थी वो थी बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत, बीकानेर रियासत। और बीकानेर रियासत ने सबसे पहले विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर किए थे वो हस्ताक्षर किए थे 7 अगस्त 1947। इसने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और बीकानेर के जो राजा थे जिसने विलय पत्र पर साइन किया था उसका नाम था शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह। महाराजा गंगा सिंह के बाद में ये बीकानेर के राजा बने थे। तो इस शार्दुल सिंह ने सबसे पहले विलय पत्र पर साइन किए थे। विलय पत्र पर सबसे अंत में साइन करने वाली जो रियासत है उस रियासत का नाम है धौलपुर रियासत। और धौलपुर रियासत के जो राजा थे उनका नाम था उदय भान सिंह। और वो उदय भान सिंह वसुंधरा राज्य के ससुर जी थे। उन्होंने सबसे अंत में यहां पर विलय पत्र पर साइन किए थे धौलपुर। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को सबसे अंत में विलय पत्र पर साइन किए थे। और किस व्यक्ति ने विलय पत्र पर, किस राजा ने साइन किए थे? राजा। और यहां है रियासत, ठीक है। यहां पर है राजा। सबसे अंत में साइन करने वाले जो राजा थे उनका नाम था उदय भान सिंह। इसने सबसे अंत में विलय पत्र पर साइन किए थे। अब ये विलय पत्र पर साइन कर देते हैं 7 अगस्त को, सबसे पहले साइन कर देते हैं बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह। और सबसे अंत में उदय भान सिंह विलय पत्र पर साइन कर देते हैं। कुछ रियासतों के अलग अलग जो राजा थे, एक बांसवाड़ा रियासत के राजा थे जिनका नाम था चंद्रवीर सिंह। उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि आप साइन करो इस विलय पत्र पर कि हम इस संघ में शामिल होने के लिए तैयार हैं। बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह थोड़ी देर तो बैठकर सोचते हैं, लेकिन उसके बाद में वो सोचते हैं कि सभी राजाओं ने जब साइन कर दिए तो अपन अकेले रहकर क्या करेंगे, अपन भी साइन कर देते हैं। उस व्यक्ति ने साइन तो कर दिए, लेकिन उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को उसने कहा कि पटेल साहब, मैं आपके यहां पर इस विलय पत्र पर साइन तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं मेरे खुद के डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, मैं मेरे खुद के मृत्यु प्रमाण पत्र पर साइन कर रहा हूं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। उस बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने कहा। क्यों कहा उसने? क्योंकि जब एक संघ बन जाएगा तो राजाओं की पावली चलना बंद हो जाएगी। संघ में एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो संसद भवन है, राज्यसभा, लोकसभा है, उनके अनुसार नियम कानून बनेंगे। और जो राष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री है उनके अनुसार देश को चलाया जाएगा। राजा का पावर है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो राजा एक मरने के समान हो जाएगा, राजा की एक मृत्यु हो जाएगी इस प्रकार से। तो बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह कहते हैं कि मैं इस विलय पत्र पर साइन तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अपने खुद के डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। इसके अलावा जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को साफ साफ मना कर देते हैं कि मैं तुम्हारे संघ में शामिल नहीं हूंगा। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि जो हनुमंत सिंह थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बंदूक दिखाकर भगा देते हैं। बंदूक दिखाकर, बंदूक निकालकर बोलते हैं कि भाग जा यहां से, मैं कोई संघ में शामिल नहीं हूंगा। लेकिन यह कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हाथाजोड़ी करके, कैसे भी करके, हनुमंत सिंह को भी भारत एक संघ में शामिल कर लेते हैं। यह पर्दाफाश करने वाला जो अखबार था उसका नाम था रियासती अखबार। रियासती अखबार लिखने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था सुमनेश जोशी। उसने, सुमनेश जोशी ने अपने अखबार के अंदर, रियासती अखबार के अंदर छाप कर दिया कि ये जो जोधपुर का राजा है हनुमंत सिंह, ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है, इसको रोकने का प्रयास करो। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, उसको भारत के अंदर, भारत एक संघ में शामिल कर लेते हैं। तो यहां पर किस रियासत के राजा ने यह कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं? वो रियासत थी बांसवाड़ा रियासत। बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह
ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ऐसी फीलिंग आ रही है, बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे खुद के मृत्यु प्रमाण पत्र पर डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, क्योंकि मेरी शक्तियां छीन ली जाएगी, एक संघ देश को चलाएगा और मेरी पावर जीरो हो जाएगी, तो फिर मैं एक मरे हुए के समान हूं, ऐसा फील हो रहा है मुझे, डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। इसके अलावा देखो, जोधपुर महाराजा, जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह पाक में शामिल होने प्रयास करते हैं। और पाक में शामिल होने का जो प्रयास करते हैं, ये पर्दाफाश करने वाला जो अखबार था, वो अखबार था सोमनेश जोशी का रियासती अखबार। ये जो पाक में शामिल होने का जो पर्दाफाश है, रियासती अखबार, और रियासती अखबार लिखने वाला जो व्यक्ति था, ये प्रिंट करवाने वाला जो इसका राइटर था, उसका नाम था सोमनेश जोशी। सोमनेश जोशी ने जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह का पर्दाफाश किया था कि ये पाकिस्तान में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद में देखो, राजस्थान का जो एकीकरण है, ये 7 चरणों में पूरा होता है, और 7 चरणों में जो समय लगता है, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगता है राजस्थान के एकीकरण के अंदर। ठीक है, तो यहां पर राजस्थान का जो एकीकरण है, नॉर्मल एग्जाम के अंदर चरण ही पूछ लेते हैं कि कितने चरणों में पूरा हुआ राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ, और 7 चरणों में जो समय लगा, ये समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। राजस्थान एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। इसके बाद में देखो, राजस्थान का एकीकरण किस तारीख से लेकर किस तारीख के मध्य होता है? 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक ये राजस्थान का एकीकरण होता है। 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण होता है। और जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसका नाम था एटली।
राजस्थान एकीकरण के समय ब्रिटेन का पीएम एटली था। एकीकरण के समय ब्रिटेन का जो पीएम था वो एटली था। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से राजस्थान का जो एकीकरण है उसका ये शुरुआती इंट्रोडक्शन है। कल की क्लास में राजस्थान के जो एकीकरण के 7 चरण थे, 7 चरणों के बारे में चर्चा करेंगे और कल की क्लास में कोशिश करेंगे कि ये जो राजस्थान का एकीकरण है ये कंप्लीट इसके बारे में चर्चा हो। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही चर्चा करेंगे। आज देखो जितना यहां पर अपन ने चर्चा की है, सबसे पहले भारत में देश आजाद होने से पहले 565 रियासतें थी और 565 रियासतें अलग अलग टुकड़ों के अंदर बटी हुई थी। 4 ठिकाने थे, अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली, कुर्ग कर्नाटक, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है। इसके अलावा देखो यहां पर राजस्थान का एकीकरण करने के लिए, भारत का एकीकरण करने के लिए रियासती सचिवालय का गठन किया 5 जुलाई 1947 को। अध्यक्ष बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इस बंदे ने अलग अलग राजाओं से किसी न किसी प्रकार से बात करके सभी रियासतों को एक जगह करने का प्रयास किया। लोहे की तरह मजबूत होकर खड़ा होकर फिर राजस्थान और भारत की रियासतों का एकीकरण करता है। इस वजह से भारत का इसको लोहा पुरुष कहते हैं। नर्मदा नदी है गुजरात के अंदर, उसके ऊपर बांध बना हुआ जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। उस सरदार सरोवर बांध की पाल पर लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनी हुई है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसको बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार सरोवर डैम के ऊपर उसके पाल के ऊपर ये बनी हुई है। लोह पुरुष के नाम से जानते हैं। सचिव बनाया गया वीपी मेनन को और 3 प्रस्ताव रखे कि भारत में शामिल हो जाओ, पाक में शामिल हो जाओ और रियासत स्वतंत्र रह सकती है। स्वतंत्र रहने का क्राइटेरिया दिया गया 10 लाख से अधिक जनसंख्या, 1 करोड़ से अधिक आय। और ऐसी 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। इसके बाद में देखो यहां पर राजस्थान में ये सीईटी के अंदर पूछ लिया अभी डायरेक्ट कि राजस्थान में कितनी रियासतें थी, 19 रियासत, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश। 3 ठिकाने देखो निमराना, कुशलगढ़, लावा। इसकी शॉर्ट में ट्रिक याद रखो तो याद रख लेना नकुल, नकुल। ठीक है, निमराना, कुशलगढ़, इसके अलावा है लावा। इस प्रकार से ये 3 ठिकाने थे। निमराना अलवर में है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, लावा टोंक में। निमराना का जो सामंत था, जो शासक था, उसका नाम था राजेंद्र सिंह, कुशलगढ़ का हरेंद्र सिंह, लावा का था प्रदीप सिंह। और सबसे बड़ा ठिकाना था कुशलगढ़ और सबसे छोटा ठिकाना था लावा। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा की खुद की अलग से विधानसभा चलती थी जिसका नाम था दारा सभा। ठीक है, 30 सदस्य थे जिसके, और उस 30 सदस्यों का जो मुख्यमंत्री था उसका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। यहां पर इसके बाद में देखो यहां पर राजस्थान के अंदर कुछ राजा क्या करते थे, कुछ राजा खुद के संघ बनाने के, खुद के देश बनाने के प्रयास करते हैं। अब कौन सा राजा कौन सा संघ बनाने का प्रयास करते हैं ये एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। राजस्थान यूनियन, राजपूताना संघ, हाड़ौती संघ, वागड़ संघ। राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास करते हैं मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। मालवा, गुजरात, मेवाड़, 3 रियासतों को एक जगह करके पहले तो सभी राजाओं को बुलाते हैं, आसपास के सभी राजाओं को, सब राजाओं को बुलाकर बोलते हैं कि इस प्रकार से संघ बना लें। दूसरे राजा इनको बोलते हैं भूपाल सिंह को कि इसमें हमारा क्या फायदा है, आप संघ बनाओगे, आप उस संघ के उसके हकदार रहोगे, लेकिन हमारे को क्या मिलेगा उसमें। फिर अन्य जो रियासतें हैं उनके राजा मना कर देते हैं, फिर ये संघ विफल हो जाता है। राजपूताना संघ, जयपुर राजा मान सिंह सेकंड बनाने का प्रयास करते हैं। हाड़ौती संघ कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलाकर कोटा के राजा भीम सिंह बनाने का प्रयास करते हैं। वागड़ संघ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ रियासतों को मिलाकर डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह बनाने का प्रयास करते हैं, वागड़ संघ। इसके बाद में देखो यहां पर राजस्थान के अंदर सबसे पहले जिस रियासत के राजा ने साइन किए थे कि मैं विलय करने के लिए तैयार हूं, उस रियासत का नाम था बीकानेर रियासत और वहां के राजा थे जिनका नाम था शार्दुल सिंह। 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर साइन कर देते हैं। इसने कहा कि मैं तो सुखी हूं, आप चलाओ संघ को। विलय पत्र पर अंत में साइन करने वाली रियासत थी धौलपुर रियासत, राजा थे उदयभान सिंह। 14 अगस्त 1947 को ये साइन करते हैं। बांसवाड़ा के राजा साइन तो कर देते हैं चंद्रवीर सिंह, लेकिन बोलते हैं कि मैं मेरे डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। जोधपुर महाराणा हनुमंत सिंह, जो महाराजा हनुमंत सिंह है, ये पाकिस्तान में शामिल होने का प्रयास करते हैं और ये पर्दाफाश करने वाला जो अखबार था उसका नाम था रियासती अखबार, सुमनेश जोशी ने लिखा था।
एकीकरण 7 चरणों में होता है, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगता है। एकीकरण जब होता है राजस्थान का, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था जिसका नाम था एटली। तो आज की क्लास में इतनी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर इस एकीकरण के जितने भी चरण है, एकीकरण के जो 7 चरण है, 7 चरणों के बारे में कल की क्लास में चर्चा करेंगे।